हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुमार सक्सेना आपकी तंबरा कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेलो एल्केन के भौतिक गुण। दो टाइप के गुण हैं, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। आज का टॉपिक है हेलो एल्केन के भौतिक गुण। उसमें हम हेलो एल्केन के सारे भौतिक गुणों को कवर करेंगे। जैसे कि हेलो एल्केन हेलो एल्केन को अपन बोलते हैं एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड। हेलो एल्केन का सूत्र क्या था? आर एक्स। जहां पे एक्स हैलोजन है जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आते हैं। उसके बाद आर जो है वो एक एल्किल ग्रुप है जिसमें CH3, C2H5, C3H7 इस टाइप से एल्किल समूह के ग्रुप आते हैं। अब हमें देखना है कि हेलो एल्केन के भौतिक गुण क्या हैं। भौतिक में सबसे पहले आती है उनकी अवस्था। भौतिक अवस्था। अवस्था कौन सी? भौतिक अवस्था। अब अवस्था कैसी होती है? ठोस, द्रव और गैस। अगर हम बात करें हेलो एल्केन की तो शुरुआत होगी कहां से? एल्किल ग्रुप मेथिल से, फिर एथिल प्रोपोल। मतलब कि शुरुआत जो है वो जो होते हैं, शुरुआती सदस्य जो होते हैं हेलो एल्केन के, वो होते हैं हमेशा कौन से? गैसें। माने शुरुआती क्या है? शुरुआत में क्या है? गैस है। इससे ऊपर जाएंगे उच्च पे तो क्या हो जाएगी वो अवस्था? द्रव अवस्था हो जाएगी। इससे और ज्यादा उच्च पे जाएंगे तो हो जाएगी वो कौन सी? गैस अवस्था। तो ये हमारा हेलो एल्केन का पहला गुण था, भौतिक अवस्था। की अवस्था में कैसे दिखाई देते हैं? मतलब शुरुआत में गैस होता है, फिर जैसे उच्च बढ़ेगा द्रव होगा और उससे उच्च जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे? हमारे ठोस हो जाएंगे। उसके बाद आता है इसका गलनांक एवं क्वथनांक। दोनों अपन देखें, दोनों की कंडीशन सेम है। गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक एवं क्वथनांक का मतलब क्या है? गलनांक एवं क्वथनांक का मतलब है कि हेलो एल्केन में जिस तरीके से अणुभार बढ़ेगा, जैसे मान लो यहाँ CH3 है, यहाँ पे क्या है? C2H5 है, यहाँ पे क्या है? C3H7 है। मतलब यहाँ पे क्या है? अणुभार उसका बढ़ रहा है। कार्बन की संख्या भी बढ़ रही है, हाइड्रोजन की संख्या भी बढ़ रही है। इस तरीके से उसमें क्या है? अणुभार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और जब किसी चीज का अणुभार बढ़ता है तो उसका गलनांक एवं क्वथनांक स्वतः ही बढ़ जाता है। मतलब गलनांक एवं क्वथनांक बढ़ने का कारण क्या है उसका? क्योंकि इनके गलनांक और क्वथनांक अधिक होते हैं। कैसे? अणुभार की वृद्धि के साथ। जैसे ही अणुभार बढ़ता जाएगा इसका गलनांक एवं क्वथनांक भी बढ़ता जाएगा। और ये हमेशा संगत एल्केन से अधिक होता है। मतलब इसके गलनांक और क्वथनांक जो है वो संगत एल्केन की अपेक्षा कैसे होते हैं? अधिक। संगत एल्केन की अपेक्षा अधिक। हमेशा कैसे होंगे? अधिक होंगे। तीसरी चीज आती है आपकी इसी में, अगर हम देखें जैसे 1, 2, 3। अब जो तीसरा पॉइंट है वो आएगा इसका घनत्व। अब हेलो एल्केन में जो घनत्व में अपन देखें, हेलो एल्केन मतलब 3 टाइप से देखें, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो घनत्व में देखें तो जो हेलो एल्केन है, जैसे हमने कहा ये चीज RI, RBr और RCl। IBr और Cl हमने ऐसे लिख दिए। इसको लिखने का कारण अभी समझाएंगे। अब देखो यहाँ पे हम देखें, आयोडीन जो है वो सबसे बाद में आता है, सबसे भारी तत्व है। उसके बाद ब्रोमीन, फिर उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद फ्लोरीन। तो जो हेलो एल्केन में जो क्लोरीन है, एल्किल क्लोराइड, ये वाली चीज, ये जो है वो होता है जल से हल्के। ये कैसे हैं? जल से हल्के हैं। अब क्यों हल्के हैं? क्योंकि ये वाली चीज जैसे अणुभार बढ़ेगा तो इसका आयोडीन का कारण क्या होगा? ये सबसे ज्यादा भारी है। तो सबसे ज्यादा भारी कौन सा? ये वाला, तो इसका घनत्व ज्यादा। फिर ये वाला, इसका घनत्व इससे ज्यादा। और सबसे कम किसका होगा? एल्किल क्लोराइड का। मतलब कि घनत्व जो है वो जैसे अणुभार, जैसे आयोडीन के कारण सबसे ज्यादा घनत्व किसके कारण बढ़ा है? आयोडीन के कारण। क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट योगदान किसका है? आयोडीन का है। इसमें हमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि अगर पूछा जाए कि एल्किल क्लोराइड
जल से हल्के होते हैं या नहीं होते हैं, तो अपन इस पर टिक करेंगे कि एल्किल क्लोराइड जो है वो जल से हल्के होते हैं। ऐसे ही गलनांक और क्वथनांक का क्रम भी सेम यही है, ये सबसे ज्यादा, फिर इससे कम, फिर इससे कम, दोनों के सेम कंडीशन है। अब एक आती है बात जल में विलेयता की। जल में विलेयता ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जल में विलेयता। कक्षा 11 में हमने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो अध्रुवीय होते हैं, मतलब जो जल में विलय नहीं होते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अपन इस चीज को देखें तो जल में विलेयता का मतलब क्या है कि ये जल में कैसे होते हैं, अविलेय। जल में कैसे होते हैं, अविलेय। अब कोई भी चीज जल में अविलेय है तो उसका रीजन क्या है, उसका कारण है कि वो जल के अणुओं के साथ, जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाती है। मतलब कोई भी चीज जल में अगर अविलेय है तो उसका मतलब क्या है कि वो जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना पा रही है। अगर हम कहें कि वो जल में विलय है, अगर जल में विलय होगा तो इसके मतलब है कि वो जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेती है। अब इसी चीज में हम देखें, हमने कहा जल में विलेयता, तो हमें पता है कि जल में ये चीज नहीं घुलेगी, क्योंकि ये कैसा है, एक कार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक चीज जो होती है वो कभी भी जल में विलय नहीं होती है, क्योंकि वो हमेशा कार्बनिक विलायकों जैसे ईथर, अल्कोहल, फिनॉल आदि, बेंजीन आदि में विलय होती है। लेकिन वो कैसे हैं, अध्रुवीय हैं। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि जो हेलो एल्केन है RH, ये होता है ध्रुवीय। ये कैसा होता है, इसकी प्रकृति ध्रुवीय होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसकी प्रकृति कैसी होती है, ध्रुवीय होती है। ध्रुवीय होती है, अध्रुवीय नहीं होती है। अगर टिक करना हो OT आ जाए कि क्या एल्किल हैलाइड में जो CH बंध है वो ध्रुवीय है या अध्रुवीय है, हम कई बार टिक कर देते हैं कि वो अध्रुवीय है, क्योंकि हमें पता है कि कार्बनिक विलायक कैसे होते हैं, अध्रुवीय। लेकिन अध्रुवीय टिक नहीं करना है, हमें टिक करना है ध्रुवीय। अब ध्रुवीय प्रकृति होती है लेकिन फिर भी ये जल में नहीं घुलते हैं। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें ये पता है क्योंकि ये जल में कैसे हैं, अविलेय हैं। हमें ये भी पता है ये कैसे हैं, कार्बनिक हैं। कार्बनिक का मतलब है कि केवल और केवल ये किस में घुलेंगे, कार्बनिक पदार्थ में घुलेंगे। कार्बनिक पदार्थ में घुलेंगे मतलब ये घुलेंगे हमारे किस में, एल्कोहल में, ईथर में, बेंजीन में और फिनॉल आदि कार्बनिक विलायक में घुल जाएंगे। लेकिन हम एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि ये कैसा है, जल में अविलेय है, मतलब जल में नहीं घुलेगा, और एक तरफ हम ये भी कह रहे हैं कि इसकी प्रकृति कैसी है, ध्रुवीय है। अब दो बात हो गई यहाँ पे, माइंड में क्या हो गया, डाउट क्लियर हो गया कि ये डाउट है कि अब इस डाउट में कि हमें एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि ये ध्रुवीय भी है और एक तरफ हम कह रहे हैं कि ये जल में घुलेगा भी नहीं, तो दोनों कंडीशन है। अब कंडीशन को सेटिस्फाई कैसे करना है उस चीज को समझो। ध्रुवीय प्रकृति का कारण क्या होता है, देखो हैलोजन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ऋणात्मक तत्व है। मतलब कि हैलोजन की विद्युत ऋणात्मकता होती है सबसे ज्यादा, सबसे उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व है। और हमें पता है कि कार्बन भी P ब्लॉक का है, मतलब दोनों कैसे हैं, अधातु हैं। और जब अधातु अधातु होती है तो उनके बीच में क्या बनता है, सहसंयोजक बंध। तो अगर हम देखें कि सहसंयोजक बंध है, ये बात क्लियर है, दोनों अधातु हैं। लेकिन इसकी विद्युत ऋणात्मकता कैसी है, उच्च है। इसकी विद्युत ऋणात्मकता कैसी है, उच्च है। तो ये क्या होगा, जो यहाँ पे साझेदारी बनी है, इसकी जो बॉन्ड बना हुआ है यहाँ पे, ये वाला, इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको ये अपनी तरफ क्या करेगा, अधिक खींचेगा। विद्युत ऋणात्मकता क्या होती थी, जिसमें साझे का इलेक्ट्रॉन जो ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है वो उसको उतनी तरफ अपनी तरफ अधिकता से खींचेगा। अब ये इसको अधिक खींचेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इस पे तो आ जाएगा ऋण आवेश, क्योंकि ये इसको अधिक खींच रहा है, और उतनी ही मात्रा में इस पे आ जाएगा धन आवेश। और हमें पता है कि अगर ऋण और धन आवेश आ गए, जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे प्लस है, मतलब जितने ये ऋण हैं उतना ही यहाँ पे क्या आएगा, धन आएगा।
अब जब ऋण और धन आ जाता है तो क्या हो जाता है, वो फिर कैसा हो गया, ध्रुवीय विकृति, क्योंकि जिसमें दोनों ध्रुव हो गए प्लस और माइनस। अब इस चीज को कैसे हमें पता चले कौन ज्यादा है कौन कम है, तो ऐसे अपन एक नॉर्मली समझने के लिए देखें, कार्बन और हेलोजन, इसकी तो -1 है हमें पता है। कार्बन एक जो है उसकी संयोजकता क्या होती है, +-4, क्योंकि बाह्यतम कोश में क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश में 4, मतलब कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है। इसको देखें तो 2,4। अगर 2n² नियम से बने तो अब कितने आ गए बाहरी कोश में, 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसको संयोजकता के लिए अष्टक पूरा करना है तो या तो ये 4 त्याग दे तो ये स्थायी हो जाएगा, या 4 ग्रहण कर दे तब ये स्थायी हो जाएगा। मतलब कि दोनों कंडीशन में कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसकी संयोजकता +-4 होती है, लेकिन अधातु है तो हम क्या लेंगे, -4। अब यहाँ पे एक चीज क्लियर होती है, अगर हम यहाँ -4 ले रहे हैं तो अब हमें यहाँ पे देखें तो किसकी ऋणात्मकता ज्यादा होगी, इसकी, क्योंकि -1 ज्यादा है -4 की तुलना में। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसको सबसे ज्यादा कौन खींचेगा, ये वाला। तो अगर ये वाला इसको खींचेगा तो यहाँ पर जितना ऋण आएगा वहीं इतना क्या आ जाएगा, यहाँ पे धन। तो उस कंडीशन में इसकी प्रकृति अध्रुवीय ना रहकर कैसी हो जाती है, ध्रुवीय। अब इसको एक बार अपन शॉर्ट में डिस्कस कर लें कि क्या सीखा हमने। भौतिक गुण, मतलब सबसे पहले हम देखते हैं उसकी अवस्था, वो कैसा दिखाई देता है। अवस्था होती है 3, ठोस, द्रव और गैस। तो सबसे पहले अवस्था की बात करें तो अवस्था में हम देखेंगे सबसे पहले जो निचला क्रम है, शुरुआती ऊपरी, ये यहाँ पे जैसे अपन कहें निचले का मतलब है बिल्कुल नीचे शुरुआत से स्टार्ट कर रहा है 0 लेवल से। तो शुरुआत में ये है CH3C2H5, मतलब अगर शुरुआत में अपन देख रहे हैं तो उस कंडीशन में होगा वो गैस अवस्था में। उससे उच्च जाएंगे थोड़े तो वो जाएगा फिर कौन सा, द्रव अवस्था में। उससे और ज्यादा उच्च अवस्था पे देखें अपन, यहाँ पे गैस की जगह क्या है, ठोस। तो सबसे पहले गैस अवस्था में है जो शुरुआती है, उसके बाद थोड़े ऊपर चलेंगे तो वो कैसे आ जाएंगे, द्रव अवस्था में। थोड़े उससे ऊपर सारे के सारे वो कौन सी अवस्था आ जाएगी, ठोस अवस्था आ जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं गलनांक। गलनांक कैसे होते हैं, इसका गलनांक और क्वथनांक दोनों कैसे होते हैं, संगत की अपेक्षा अधिक, क्योंकि उसकी कंडीशन बन जाती है, क्योंकि उसमें अणुभार में वृद्धि होती जाती है। और जब अणुभार बढ़ता जाएगा तो उस कंडीशन में गलनांक और क्वथनांक भी बढ़ते हुए जाएंगे। सीधी बात है, यही क्रम अणुभार के लिए होगा, यही गलनांक क्वथनांक के लिए। अब देखो यहाँ पे है घनत्व। घनत्व में देखो यहाँ पे क्या है, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। तो फ्लोरीन के बाद जो क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसमें हम देखें तो आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन, इसमें हम देखें सबसे पहले तो कि क्लोरीन जो है वो जल से कैसे हल्के हैं, और आयोडीन और ब्रोमीन जल से भारी है। लेकिन आयोडीन और ब्रोमीन में सबसे ज्यादा भारी कौन सा हुआ, आयोडीन, क्योंकि वैसे भी आयोडीन कैसा है, सबसे बाद में आता है। परमाणु भार अपन वैसे ही नॉर्मली भाषा में समझें तो इसका परमाणु भार सबसे ज्यादा है, तो इससे अपन अंदाजा लगाएं कि उसका जो घनत्व है वो सबसे अधिक होता है। तो घनत्व का क्रम क्या हुआ, ये वाला, फिर ये वाला और फिर ये वाला। इसमें एक चीज और होती है, अगर समान समावयवी हो उस कंडीशन में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, फिर कैसा क्रम बनेगा, यहाँ पे प्राथमिक आ जाएगा, फिर यहाँ द्वितीयक आ जाएगा और यहाँ पे तृतीयक आ जाएगा। जब समान हो तब कंडीशन बनेगी प्राथमिक की, द्वितीयक की और तृतीयक की। माने सबसे पहले प्राथमिक, फिर द्वितीयक और फिर तृतीयक। उसके बाद आती है अपनी जल में विलेयता। अब हमें पता है कि जल में विलेय है, क्योंकि जल में विलेय होती है वो चीज वो जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाती है। एक कार्बनिक है, मतलब जल में अविलेय है, जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाती है। इसमें अपन को ये देखना है, नहीं बना पाती है, लेकिन फिर भी ये प्रकृति कैसी है, ध्रुवीय है, क्योंकि इसमें जो CH बंध होता है उसमें हैलोजन परमाणु उच्च ऋणात्मकता के कारण साझे के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा से ज्यादा अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी तरफ खींचता है। तो उस पर उतना ही ऋण आवेश आता है, उसी कंडीशन के तहत उस पर उतना ही धन आवेश आ जाता है। तो हम कह सकते हैं जब धन और ऋण आता है तो उस कंडीशन में उसकी प्रकृति कैसी हो जाती है, ध्रुवीय ना हो, अध्रुवीय ना होकर कैसी होती है, ध्रुवीय। लेकिन फिर भी ध्रुवीय होने के बावजूद भी वो जल में अविलेय होते हैं, क्योंकि वो जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाते हैं। इस तरीके से हमारे आज का जो टॉपिक था हैलो एल्केन के भौतिक गुण, ये सारे के सारे जो हैं वो भौतिक गुण हैं। इनके अच्छे से आप पढ़ें, समझें, और माँ पीताम्बर कोचिंग क्लासेस आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। धन्यवाद।